नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम ईडीओ को टारगेट करके ग्रामीण विकास को पढ़ रहे थे। देखिए, यह जो है ग्रामीण विकास से संबंधित अंतिम वीडियो है। विकास का जो है पूरा 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो के बाद। इस वीडियो में हम यूनिट 5 में को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट दिया गया है। इसको हम जो है इस वीडियो में एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, पूरा आरटीआई एक्ट को। ठीक, इससे पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखें तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो है हमारा ग्रामीण विकास कंप्लीट हो जाएगा। इसके पश्चात हमने सोचा है कि एमसीक्यू भी कराएंगे इसका, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए और आपको याद हो जाए, एक एक फैक्ट याद हो जाए। उसके लिए जो है पूरा एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे ग्रामीण विकास से संबंधित, और साथ ही जो है आजीविका को भी जो है अगले तो सब्जेक्ट जो है आजीविका को पढ़ने स्टार्ट करेंगे। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप जो है सबसे पहले एमसीक्यू सीरीज देखना चाहते हैं ग्रामीण विकास का, या सबसे पहले आप आजीविका पढ़ना चाहते हैं। उसके हिसाब से जो है हम आपका कमेंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है हम स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू सीरीज या फिर आजीविका को। ठीक, तो आज इस वीडियो में हम मुख्य रूप से आरटीआई एक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरटीआई एक्ट को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सूचना का अधिकार अधिनियम। तो यह जो है सबसे पहले देखें तो भारतीय संविधान में सूचना का अधिकार अधिनियम को भी स्थान दिया गया है। कहाँ दिया गया है? अगर आप सब पढ़े हैं भारतीय संविधान को तो आप देखे होंगे भाग 3 में दिया गया है मौलिक अधिकार, और भाग 3 के अंतर्गत जो है आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक के क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसी 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसमें 19 का जो है सब आर्टिकल 1 है, उस सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत अ दिया हुआ है। अ में दिया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही जो है सूचना के अधिकार अधिनियम को रखा गया है। हालांकि इसके लिए जो है अलग से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक कानून जारी किया गया। उस कानून के माध्यम से जो है अलग से प्रावधान किए गए हैं सूचना का अधिकार अधिनियम, और उसी के साथ साथ जो है इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति में भी बताया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, सूचना का अधिकार जो है इसमें जो है पहले से ही संविधान में जो है इसी के अंदर जो है शामिल है, वाक एवं अभिव्यक्ति के अंतर्गत। ठीक, तो अगर आपको संविधान में पूछा गया कि संविधान में सूचना का अधिकार कहाँ दिया गया है, तो आप बताएंगे 19(1) के जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वहीं सूचना का अधिकार दिया गया है। ठीक, देखिए, जनता के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश का मूल आधार होता है। तो वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है लोकतंत्र को प्रदर्शित करता है। ठीक, अब हम जो है अब इस अधिनियम के संबंध में देखेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो इसके संबंध में जो इंपॉर्टेंट डेट है, तो इंपॉर्टेंट डेट कौन कौन से है उसे सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है सबसे पहले संसद में पारित होता है। तो संसद में सबसे पहले लोकसभा में 11 मई को पारित हुआ। उसके बाद अगले दिन 12 मई को जो है यह राज्यसभा में पारित हो जाता है। ठीक, उसके बाद 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। फिर इसके टोटल कितने 4 माह बाद, फिक्स 4 माह बाद अर्थात 120 दिनों पश्चात जो है 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में जो है आरटीआई एक्ट को जो है लागू कर दिया जाता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेट आपको याद रखना है इस अधिनियम से संबंधित। सबसे पहला 11 मई 2005 लोकसभा में पारित, 12 मई 2005 राज्यसभा में पारित, 15 जून 2005 राष्ट्रपति की स्वीकृति, और 12 अक्टूबर 2005 से जो है आरटीआई एक्ट जो है संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक, उसके बाद चलिए इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, आखिर इस अधिनियम को लाया क्यों गया था? तो इसके उद्देश्य आप देख सकते हैं। इस अधिनियम का सबसे पहला उद्देश्य है पारदर्शी प्रशासन। तो प्रशासन को पारदर्शिता करने हेतु। दूसरा है प्रशासन में उत्तरदायी के गुणों का विकास करने के लिए। तीसरा है लोक प्राधिकरणों में जवाबदेही का निर्धारण करने के लिए। प्रशासन में भ्रष्टाचार व सरकारी पदों के दुरुपयोग को कम करने हेतु। लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण अधीन किसी सूचना की जन साधारण तक पहुंच सुनिश्चित करना। संवेदनशील सूचनाओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए। नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार की व्यवहारिक शासन को स्थापित करने के लिए। ठीक, तो इन उद्देश्यों के साथ जो है यह आरटीआई एक्ट लाया गया था। अब देखिए, आरटीआई एक्ट के अगर विकास को देखें तो यह सूचना का अधिकार का विकास अगर देखें हम विश्व स्तर से लेकर भारत के स्तर पे, तो सबसे पहले अगर सूचना का अधिकार का विकास हम देखें तो सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? 1766 में विश्व में सबसे पहली बार सूचना का अधिकार जो है स्वीडन ने दिया था। सो स्वीडन देश में जो है 1766 में सबसे पहले जो है सूचना का अधिकार दिया गया था। देखिए, हम स्वीडन को इससे पहले भी पढ़े हैं। किससे संबंधित पढ़े हैं? सामाजिक अंकेक्षण। तो सामाजिक अंकेक्षण वाले टॉपिक में हम पढ़े थे कि सामाजिक अंकेक्षण को विधिक रूप से सबसे पहली बार जारी करने वाला देश कौन सा है विधिक रूप से? तो वो भी स्वीडन ही था। तो सामाजिक अंकेक्षण भी जो है सबसे पहले स्वीडन में ही विधिक रूप से जारी किया गया था। ठीक, तो उसी प्रकार सूचना के अधिकार अधिनियम को भी याद रखेंगे। तो सबसे पहले सूचना का अधिकार स्वीडन में जो है 1766 में दिया गया था संपूर्ण विश्व में। और वही हम भारतीय स्तर पर देखें तो भारत में जो है सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले राजस्थान में प्रारंभ हुआ था, याद रखेंगे। अब देखिए, सूचना के अधिकार से संबंध में हमारे भारत में सबसे पहले कमेटी कब बनाया गया था?
तो याद रखेंगे 1997 में केंद्र सरकार द्वारा एच.डी. सोरी, तो इसके इनका भी नाम याद रखना है। एच.डी. सोरी की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई जिसके द्वारा सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो सबसे पहले जो है 1997 में एच.डी. सोरी, तो एच.डी. सोरी की अध्यक्षता में जो है सूचना का अधिकार संबंधित जो है एक क्या बनाया गया, समिति गठित किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है सूचना की स्वतंत्रता विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था। अब देखिए सूचना से संबंधित जो है कानूनों को लागू करने के लिए, तो इन कानूनों को पहले 9 राज्यों में ने इस प्रकार लागू कर रखा था। तो देखिए 2005 में जब आया था, पारित हुआ था आरटीआई एक्ट, उससे पहले जो है भारत के 9 राज्यों में जो है सूचना का अधिकार पहले से लागू कर लिया गया था, जिसमें सबसे पहले जो है 1997 में तमिलनाडु राज्य में लागू किया गया था। सूचना का अधिकार जो है राज्य स्तर पर सबसे पहले 9 राज्यों में लागू किया गया, जिसमें सबसे पहले जो है तमिलनाडु राज्य में 1997 में ही लागू किया गया था। ठीक, इतना आपको समझ आ गया होगा। बाकी वही डेट है। आरटीआई एक्ट 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, फिर 120 दिनों के बाद अर्थात 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है। ठीक, तो चलिए अब जो है हम इस अधिनियम को जो है अच्छे से पढ़ेंगे। अधिनियम के अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर कितने धाराएं हैं, कितने अध्याय में बटे हुए हैं, उन सबको पढ़ेंगे। ठीक, तो देखिए ये यहाँ परिभाषा दिया गया है। परिभाषा से पढ़ने से पहले हम जो है इस अधिनियम के संबंध में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसे देख लेते हैं। देखिए इससे संबंधित सबसे पहले आप याद रखेंगे यहाँ अध्याय कितना है। तो अध्याय की संख्या अगर पूछा जाए तो आरटीआई एक्ट में जो है टोटल 6 अध्याय हैं, और इसमें धारा की संख्या पूछा जाए तो कितने धारा हैं, 31 धारा है। ठीक, 6 अध्याय और 31 धारा है आरटीआई एक्ट में। अगर सभी धाराओं अध्याय की नाम देखें तो देखिए पहले तो है प्रारंभिक, तो प्रारंभिक में दिया रहता है धारा 1 से लेकर के 2 तक। तो पहले धारा में क्या दिया रहेगा, जैसे सभी अधिनियम में दिया रहता है, अधिनियम का नाम दिया रहता है, नाम, उसका विस्तार और प्रारंभ, ये 3 चीजें दिया रहता है धारा 1 में। तो इसमें भी वही दिया गया है। नाम तो आप सबको पता है, आरटीआई एक्ट अर्थात सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है इसका नाम, और विस्तार संपूर्ण भारत में है। और इसका प्रारंभ, तो प्रारंभ के लिए आप याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 से जो है यह संपूर्ण भारत में लागू है। यही तिथि आपके लिए याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये पहले धारा में हो गया। और वही दूसरे धारा में क्या दिया रहता है, परिभाषा। तो दूसरे धारा में परिभाषा दिया रहेगा धारा 2 में। तो इसे हम ऊपर जो पहले पेज छोड़े हैं उसमें दिया गया है, उन सबको पढ़ेंगे परिभाषाओं को। उसके बाद देखिए अध्याय 2 दिया है। अध्याय 2 इसमें क्या दिया है, लोक प्राधिकार एवं सक्षम प्राधिकारियों की बाध्यता दिया गया है, जो 3 से लेकर के 11 तक है। धारा 3 से 11 तक के लोक प्राधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी की बाध्यता। उसके बाद देखिए तीसरा में दिया गया है अध्याय 3 में केंद्रीय सूचना आयोग, और अध्याय 4 में दिया गया है राज्य सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग 12 से 14 तक है, और राज्य सूचना आयोग जो है 15 से 17 तक है। सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां किसमें दिया गया है, 18 से 20 तक के सूचना आयोग के कार्य एवं शक्ति। और वही प्रकीर्णन अर्थात जो बाकी में नहीं दिया गया है, जो एक्स्ट्रा दिया गया है वो किसमें 21 से 31 तक के दिया गया है प्रकीर्णन के रूप में। ठीक, तो इन सबको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परिभाषा को देखते हैं। प्रारंभिक में हम जो सबसे पहले था धारा 1 उसे देख लिए, उसके बाद हम धारा 2 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण परिभाषा दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। परिभाषा में कौन से परिभाषा को हमें यहाँ पढ़ना है। तो देखिए इस बुक में जो है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट परिभाषाओं को दिया गया है यहाँ, तो इन परिभाषाओं को हमें याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ देखिए पहले परिभाषित को कौन कौन से धारा में दिया गया है, धारा के 2 है, उसके अंतर्गत अलग अलग उसके 2 के जो है सब क्लॉज बने गए हैं, उनमें दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले दिया है समुचित सरकार, ये जो है 2 के ए में दिया गया है, सब क्लॉज ए में। वही सक्षम प्राधिकारी धारा 2 के ई में दिया गया है, और वही जो है सूचना का परिभाषा जो है 2 के एफ में, और लोक प्राधिकारी का जो है परिभाषा 2 के एच में, और सूचना का अधिकार यह दिया गया है 2 के जे में दिया गया है। ठीक, तो इन सब क्लॉज को भी आपको याद रखना है, डायरेक्ट यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए अब चलिए परिभाषाओं को देख लेते हैं। समुचित सरकार या इसे कहा जाता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, या किसमें दिया गया है, धारा 2A में दिया गया है। ठीक, तो ये क्या होते हैं समुचित सरकार, इसके अंतर्गत कौन कौन आएंगे उसे देखिए। तो देखिए समुचित सरकार से आशय उस सरकार से है जिस पर सूचना प्रदान करने का अंतिम उत्तरदायित्व होता है। तो जिनका अंतिम उत्तरदायित्व होगा उन्हें जो है समुचित सरकार कहेंगे। जैसे अगर देखें कि केंद्र संबंधित संस्थाओं के लिए केंद्र सरकार, जबकि राज्य संबंधित सरकार के लिए जो है कौन रहेंगे, राज्य सरकार समुचित सरकार रहेंगे। अगर केंद्र संबंधित अगर सूचना आप लेते हैं तो उसके लिए जो है समुचित सरकार अर्थात जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है वह कौन होंगे, केंद्र सरकार। और वही जो है राज्य संबंधित अगर कुछ इंफॉर्मेशन लेना है आपको तो उसके लिए जो है राज्य सरकार समुचित सरकार होगा। ठीक, जैसे उदाहरण भी दिया गया है यहाँ। देखिए उदाहरण के तौर पर यदि रेलवे से सूचना प्राप्त करना है तो केंद्र सरकार इसके लिए क्या होंगे, समुचित सरकार होंगे। और वही पुलिस से संबंधित के लिए अगर सूचना प्राप्त करना है तो राज्य सरकार इसके लिए समुचित सरकार होंगे। कैसे, क्योंकि रेलवे जो है क्या है, ये जो है केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सूची का विषय है रेलवे, और वही जो है पुलिस क्या है, राज्य सूची का विषय है। तो इसके लिए जो है राज्य समुचित सरकार रहेगा। ठीक, समझ आ गया होगा पहला समुचित सरकार क्या होता है। उसके बाद देखिए दूसरा है सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी अर्थात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होंगे, तो इसके लिए देखिए यह परिभाषा जो है 2E में दिया गया है, तो इसे भी याद रखें 2
2E में दिया गया है, धारा 2E में सक्षम प्राधिकारी का परिभाषा। तो देखिए, सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त प्राधिकार सक्षम प्राधिकारी होंगे। तो जो सूचना अधिकार देने वाला अधिकारी है वही जो है कौन रहेंगे, सक्षम प्राधिकारी रहेंगे। देखिए इसके संबंध में तो यहाँ उदाहरण भी दिया गया है, आप देख सकते हैं कि अगर वही किसके लिए हो, अगर लोकसभा और विधानसभा के संदर्भ में हो तो वहां के लिए सक्षम प्राधिकारी स्पीकर होते हैं। राज्यसभा या विधान परिषद के लिए संदर्भ में हो तो सभापति होंगे। उच्चतम या उच्च न्यायालय के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं। इसके अलावा संस्था को जो केंद्र राज्य के अधीन स्थापित है उसमें केंद्र सरकार की संस्था के लिए राष्ट्रपति तथा राज्य सरकार की संस्था के लिए राज्यपाल सक्षम प्राधिकारी होते हैं। चलिए अब तीसरा परिभाषा देखिए, तीसरा दिया गया है सूचना अर्थात इन्फॉर्मेशन। तो देखिए इन्फॉर्मेशन को किस में दिया गया है, एफ में दिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन को एफ में दिया गया है, सूचना का परिभाषा 2F में दिया गया है। सूचना वह जानकारी है जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है। सूचना अर्थपूर्ण आंकड़ों का संग्रह होता है, अर्थपूर्ण आंकड़ों का संग्रह को सूचना कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भी दस्तावेज हो सकते हैं, कोई अभिलेख हो सकते हैं, कोई फ्लॉपी हो सकता है, कोई CD, कोई PD अर्थात पेन ड्राइव या कोई DVD, ये सभी जो है सूचना के रूप हो सकते हैं। ठीक, तो सूचना जो है अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। चलिए अब अगला देखिए, लोक प्राधिकारी पब्लिक अथॉरिटी कौन होंगे। तो यह जो है परिभाषा किसमें दिया गया है, 2H में दिया गया है, पब्लिक अथॉरिटी का। सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 2J, तो H अर्थात 2J में परिभाषित किया गया है ऐसा व्यक्ति जिसे संविधान द्वारा, तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम किसमें धारा J में परिभाषित किया गया है, उसमें क्या दिया गया है, जिसे संविधान द्वारा उसके अधीन संसद, राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई विधियों, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्था में नियुक्त अधिकारी जिसे सूचना देने का अधिकार प्राप्त हो। तो जो भी अधिकारी जिन्हें सूचना देने का अधिकार प्रदान करने के लिए जो उन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा, केंद्र में संसद द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें जो है यह अधिकार सौंपे जाते हैं। वे अधिकारी क्या होते हैं, लोक प्राधिकारी कहलाते हैं। ठीक, जो सूचना देने के लिए उत्तरदायी होंगे, सूचना का अधिकार के अंतर्गत जो है सूचना देते हैं वे जो है लोक प्राधिकारी कहलाएंगे। ठीक, तो अगला देखिए आप सूचना का अधिकार, तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे किसमें दिया गया है, 2J में दिया गया है। याद रखेंगे आप, सूचना का अधिकार की परिभाषा किसमें दिया गया है, 2J में। इसमें देखिए सूचना के अधिकार से आशय सूचना प्राप्त करने के अधिकार से है। ठीक, सूचना प्राप्त करने के अधिकार से, इसके अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों को दिए गए हैं। तो कौन कौन से अधिकार आते हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहला है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, दूसरा है प्रमाणिक प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार, तीसरा है नमूना प्राप्त करने का अधिकार और चौथा है भंडारित सूचना प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत आएंगे, सूचना के अधिकार के अंतर्गत। ठीक, तो अब महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखेंगे। तो ये धारा 2 हो गया जिसमें परिभाषा दिए गए हैं। ठीक, अब हम देखेंगे धारा 3। अब आगे दिया गया है धारा 3। तो धारा 3 में क्या दिया गया है, सूचना का अधिकार। तो क्या कहता है धारा 3, भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो यह दिया गया है धारा 3 में। तो सूचना का अधिकार अर्थात धारा 3 में दिया गया है भारत के सभी नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक, उसके बाद देखिए धारा 4। धारा 4 में क्या है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यता। तो लोक प्राधिकारियों के लिए बाध्यता है, बाध्यताओं से आशय लोक प्राधिकारी को सौंपे गए दायित्व से है जो निम्नलिखित है। तो जो भी दायित्व सौंपे गए हैं लोक प्राधिकारियों को, उनसे का अर्थ जो है बाध्यता से है। तो क्या क्या दिए जाते हैं उन्हें दायित्व, तो देखिए सबसे पहले जो है दस्तावेज से संबंधित। तो दस्तावेज से संबंधित क्या है, लोक प्राधिकारियों का दायित्व है कि वह सभी संबंधित दस्तावेजों को अनुक्रमणिका बंद में करे। तो अर्थात जैसे जो है क्रम से है उस क्रम से रखे उन्हें, यह जो है दस्तावेजों को क्रम से, क्या कि कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उन्हें दिया जा सके। ठीक, दूसरा क्या है, संगठन से संबंधित। तो संगठन से संबंधित में संगठन के दायित्वों का निर्धारण करना, प्राधिकारियों के दायित्वों का निर्धारण करना, मानक तय करना, सूचना अधिकारी की नियुक्ति, सूचना अधिकार के कर्तव्यों का निर्धारण करना, ये सभी जो है इनके दायित्व होंगे। उसके बाद नीति संबंधित में क्या रहेंगे, सूचना के अधिकार के तहत नीति का निर्धारण करना, नीति के संबंधित सूचना जनता तक पहुंचाना, ये सभी जो है लोक प्राधिकारी के लिए दायित्व हैं। ठीक, जो बाध्यपूर्ण होते हैं उन्हें करना अनिवार्य होता है। ये धारा 4 में दिया गया है। ठीक, उसके बाद देखिए धारा 5। तो धारा 5 में क्या दिया गया है, पद नामों की नियुक्ति। तो देखिए कौन कौन से स्तर पर जो है कौन से पद नाम के जो है अधिकारी बनाए जाएंगे, उनकी जो है नियुक्ति किनके द्वारा किया जाएगा, यह किसमें दिया गया है, धारा 5 में। देखिए इसमें सिर्फ जो है पद नाम दिया गया है, कौन कौन से पद जो है किस स्तर पर रहेंगे। देखिए प्रत्येक लोक प्राधिकारी इस अधिनियम के लागू होने के 100 दिन के भीतर निम्न अधिकारी अर्थात पद नामों की नियुक्ति करेंगे। तो यह अधिनियम जब लागू किया गया था 12 अक्टूबर को, उसके 100 दिन के भीतर जो है इन अधिकारियों को नियुक्ति करना होता है। उनका नाम दिया गया है धारा 5 में। तो कौन कौन से हैं, देखिए केंद्र स्तर पे केंद्रीय सूचना अधिकारी और वही जो है केंद्रीय सहायक सूचना अधिकारी। देखिए केंद्र स्तर पर 2 केंद्रीय सूचना अधिकारी और केंद्रीय सहायक सूचना अधिकारी। केंद्रीय सूचना आयुक्त अधिकारी जो है यह उस आवेदन का निपटारा करेंगे और इनके पास जो है केंद्रीय सहायक सूचना अधिकारी, इनके पास जो है आवेदन किया जाता है। वही चीज सेम जो है राज्य स्तर में भी रहते हैं। राज्य में राज्य सूचना अधिकारी रहते हैं जो आवेदन है उसका निपटारा करते हैं, और उसके संबंधित सहायक राज्य सूचना अधिकारी रहते हैं जो जिनके पास जो है आवेदन किया जाता है। ये राज्य स्तर पर और ये जो है केंद्र स्तर पर होता है। ठीक,
तो इन अधिकारियों की जो है नियुक्ति कितने दिनों के अंदर, यह अधिनियम लागू होने के 100 दिन के भीतर जो है करना अनिवार्य था। ठीक, अब उसके बाद देखिए धारा 6, तो धारा 6 में क्या दिया गया है, तो देखिए धारा 6 में दिया है सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध। तो सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध कहाँ किया जाता है, किस प्रोसेस से किया जाता है, उसकी प्रक्रिया दिया गया है। तो सूचना प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया होता है वो दिया गया है किसमें, धारा 6 में। तो देखिए इसके लिए विहित शुल्क अदा करना अनिवार्य होता है, जिसमें विहित शुल्क की राशि कितना है, 10 रुपए होता है। तो विहित शुल्क 10 रुपए होता है, और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए जो है निःशुल्क रहता है। कौन सा, विहित शुल्क जो है। ठीक, देखिए ये जो है सिर्फ विहित शुल्क है, आवेदन करने के लिए जो शुल्क रखता है वही शुल्क है, विहित शुल्क। इसके अलावा अगर आप जो इन्फॉर्मेशन में आरटीआई के अंतर्गत जो दस्तावेज लगेगा, तो दस्तावेज की फोटोकॉपी के लिए जितना खर्च आपको उसको लगता है खर्च, वो पैसे भी आप ही को देना रहता है। अगर ये सिर्फ 10 रुपए विहित अधिकारी है, अगर आप जो है जितना फोटोकॉपी के लिए लग रहा है, आरटीआई लेने के लिए प्रिंट आउट और फोटोकॉपी के लिए जितना पेपर खर्च किया जा रहा है, उसका पैसा भी जो आवेदन करने वाला है उन्हें ही देना पड़ता है। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, सूचना के अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है, यह आवेदन हिंदी, अंग्रेजी या किसी राज्य की राजभाषा में किया जा सकता है। ठीक, यह आवेदन सूचना अधिकारी को संबोधित करके किया जाता है। तो जो सूचना देने वाले अधिकारी होते हैं उन्हें संबोधित करके किया जाता है। तो ये उसकी प्रक्रिया है, कैसे हमें सूचना प्राप्त करना है उसके लिए। ठीक, तो सूचना के लिए अनुरोध इस प्रकार किया जा सकता है, 10 रुपए के विहित राशि के शुल्क पटाके, और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं तो वे जो है निःशुल्क रहते हैं उनके लिए। ठीक, अब उसके बाद देखिए इनके अनुरोध का निपटारा, अर्थात जो है आरटीआई इन्फॉर्मेशन जो है कितने दिनों के भीतर देना होता है, वह किसमें दिया गया है, धारा 7 में। तो इनके अनुरोध का निपटारा धारा 7 में दिया गया है। इसमें देखिए सामान्य स्थिति में जो है 30 दिन के भीतर सूचना प्रदान कर दी जाती है। तो 30 दिन के भीतर जो है सामान्यतः कर दी जाती है इन्फॉर्मेशन। यदि विशेष परिस्थिति हो, जैसे मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित हो, अगर आरटीआई किए हुए, तो इसमें कितना दिन लगता है, 45 दिन के भीतर सूचना प्रदान किया जाता है। और यदि देखिए यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, तो यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना हो, तब जो है सूचना 48 घंटे के अंदर देना अनिवार्य होता है। ठीक, तो 48 घंटे में सूचना देना अनिवार्य होता है। तो ये 3 कंडीशन है। सबसे पहले सामान्य स्तर पे 30 दिन में, अगर विशेष परिस्थिति है जिसमें मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित हो तो 45 दिन लगेगा, और एकदम न्यूनतम चाहिए इमरजेंसी वाले हैं जिसमें किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित अगर आपको इंफॉर्मेशन लेना है, तब क्या होगा, 48 घंटे के अंदर प्रदान करना अनिवार्य होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद क्या होता है, यदि दिए गए समय में सूचना ना मिले या दिए गए सूचना से आप संतुष्ट नहीं हैं, तब की स्थिति में क्या होगा, आप जो है इसके लिए अपील कर सकते हैं, जो किसमें दिया गया है, धारा 19 में बताया गया है। तो देखिए इस धारा 7 के बाद हम सीधा डायरेक्ट धारा 19 को देखेंगे, क्योंकि यह इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इससे समझने में आपको आसान होगा। यदि सूचना किसी तीसरे पक्ष का हित से जुड़ा हो तो 40 दिन के भीतर सूचना देना होता है। ये भी आप चौथा पॉइंट याद रखेंगे, किसी के हित से जुड़ा हुआ है, तीसरे पक्ष के हित से, तो 40 दिन के भीतर सूचना देना होता है। अब हम देखेंगे अपील। तो अगर आप संतुष्ट नहीं है सूचना से, अगर आपको टाइम में सूचना नहीं मिल रहा है, तो आप जो है इसके लिए अपील कहां करेंगे, यह धारा 19 में दिया गया है। ठीक, तो देखिए अब देखते हैं हम धारा 19 को। तो देखिए यह एक विधिक प्रक्रिया है जिसमें सूचना मांगकर्ता संतुष्ट ना होने पर शीर्ष अधिकारी से सूचना की मांग करता है। इसके लिए क्या क्या परिस्थिति होना चाहिए आप देख सकते हैं। अगर पहला परिस्थिति है, यदि आपको अपूर्ण सूचना प्राप्त हो रहा है, दूसरा भ्रामिक सूचना प्राप्त हो रहा है, या तीसरा जो है विलंब से सूचना प्राप्त हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है जो शीर्ष अधिकारी होंगे, इंफॉर्मेशन देने वाले सूचना अधिकारी, उनके पास जो है अपील कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप 2 बार अपील कर सकते हैं। तो देखिए पहला अपील कब किया जाता है, तो पहला अपील जो है अगर आपको सूचना मिल चुका है, आरटीआई के तहत आप दायर किए हैं और सूचना मिल गया है, तो सूचना मिलने से अगर आप उससे संतुष्ट नहीं है, या फिर जो प्राप्त सूचना है वह जो है भ्रामिक सूचना है, तो इसके लिए जो है आप सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर आप पहला अपील करेंगे। पहला अपील सूचना प्राप्त होने के या प्राप्त होने के लिए दी गई अवधि के 30 दिन के भीतर जो है आप पहला जो है अपील करेंगे। यह अपील सूचना अधिकारी के समक्ष किया जाएगा, क्योंकि यह पहली सूचना सहायक अधिकारी देता है। तो पहली सूचना जो है सहायक अधिकारी हो गया, तो आप सबसे पहले जो है सूचना अधिकारी के समक्ष जो है क्या करेंगे, अपील करेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरे अपील जो है कब किया जाएगा, दूसरा अपील, यह अपील 90 दिन के भीतर किया जाएगा। यह अपील आयोग के समक्ष किया जाएगा। जो भी अगर आप राज्य सरकार के संबंधित इंफॉर्मेशन रहते हैं तो राज्य सूचना आयुक्त के संबंध में करेंगे आयोग के सामने, और वही जो है केंद्र से है तो केंद्र सूचना आयोग के सामने जो है आप जो है क्या करेंगे, दूसरा अपील करेंगे। आयोग का निर्णय जो है अंतिम होता है, उसके बाद आपको अपील का जो है मौका नहीं दिया जाएगा, तो ये अंतिम निर्णय होता है दूसरा अपील। ठीक, उसके बाद देखिए धारा 20 में आते हैं आप, इसके लिए दंड। तो धारा 20 में दिया गया है दंड। यदि सूचना अधिकारी समय पर सूचना नहीं देता, भ्रामक या अपूर्ण सूचना देता है, तब वह दंड का भागीदार होगा। ठीक, उसे 250 रुपए प्रतिदिन के
हिसाब से या अधिकतम जो है 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ठीक, तो ये सूचना अधिकारी के लिए दंड के लिए है। तो धारा 20 में दिया गया है, अगर कोई सूचना अधिकारी गलत सूचना देता है, भ्रामक या अपूर्ण सूचना देता है, तब उसे दंड दिया जाएगा, जो कि अर्थदंड होता है। और कितना दिया जाता है? 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा अगर लेट करते हैं तो। और अधिकतम कितना दिया जा सकता है? 25,000 रुपए तक के। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए आरटीआई से छूट प्राप्त विषय, तो ये किसमें दिया गया है? तो हम 7 तक पढ़े थे, धारा 7 तक पढ़े थे। उसके बाद 8 और 9 देखिए, तो 8 और 9 में क्या दिया गया है? धारा 8 और 9 में दिया गया है आरटीआई से छूट प्राप्त विषय। तो किन किन विषयों में जो है आप जो है आरटीआई नहीं कर सकते हैं, आरटीआई दायर नहीं कर सकते हैं, अर्थात इसके लिए आप सूचना का अधिकार जो है आपका क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है इन विषयों के लिए, अर्थात इनके लिए आप दायर नहीं कर सकते आरटीआई। तो क्या क्या विषय आप देख सकते हैं? पहला है प्राइवेट संस्था से जुड़े विषय, देश की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता तथा देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों के लिए आप आरटीआई दायर नहीं कर सकते। मंत्रिमंडल एवं सचिव वार्ता के लिए नहीं कर सकते। ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हैं उनके लिए नहीं कर सकते। इसे आपराधिक मामले, ऐसे आपराधिक मामले जिनसे अन्वेषण प्रभावित हो, अर्थात जो इन्वेस्टिगेशन है वे प्रभावित हो, इन आपराधिक मामलों के लिए आप जो है दायर नहीं कर सकते। संसदीय विशेषाधिकार से संबंधित मामले, अर्थात सदन के में की गई सुनवाई के बारे में लोकसभा राज्यसभा टीवी, जो अभी क्या हो चुका है? संसद टीवी हो चुका है दोनों मिलकर, तो इस टीवी में दिखाई गई जानकारी के अलावा अन्य जानकारी नहीं दिया जाता है जो संसदीय विशेष अधिकार संबंधित मामले में। कॉपीराइट या पेटेंट से संबंधित विषय हो, इसके लिए भी आप दायर नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत और भी कुछ विषय आते हैं, जैसे बीसीसीआई से को भी अलग रखा गया है, इसमें आरटीआई से अलग रखा गया है। ठीक, और भी कुछ विषय हैं जो अलग रखा गया है। तो चलिए अब अगला देखिए, अब इसके बाद 8 और 9 हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सूचना आयोग। तो देखिए सूचना आयोग जो है 2 होता है, एक राज्य स्तर पे होगा और दूसरा जो है केंद्र स्तर पे होगा। ठीक, तो राज्य और केंद्र स्तर दोनों पे जो है सूचना आयोग अलग अलग बनते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या होता है सूचना आयोग का? यह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर स्थापित होने वाली इस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च संस्था होता है। तो सर्वोच्च व्यवस्था या सर्वोच्च संस्था माना जाता है सूचना आयोग को। मुख्यतः इसकी स्थापना अपील की सुनवाई एवं आरोपित अधिकारियों को दंडित करने के लिए की गई है। तो इसके अंतिम रूप से सुनवाई इन्हीं के पास दिया जाता है, सूचना आयोग के पास जाता है। तो अधिकारियों को दंडित करने का भी अधिकार इन्हीं के पास होता है। ठीक, तो इस उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया है। अब चलिए हम सबसे पहले देखेंगे केंद्रीय सूचना आयोग। तो केंद्रीय सूचना आयोग किसमें दिया गया था? अध्याय 3 में दिया गया था। इसी के अध्याय 3 आरटीआई एक्ट के अध्याय 3 में कितना? 12 से लेकर के 14 तक के। ठीक, तो धारा 12 से लेकर 14 तक के केंद्रीय सूचना आयोग का है। तो देखिए सबसे पहले देखिए केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, यह दिया गया है धारा 12 में। धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग का गठन है। गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा राज्य पत्र में अधिसूचना जारी करके। इसकी संरचना देखिए, एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं एक, और इसकी सहायता के लिए जो है 10 केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। 1+10 का जो है इनका संरचना होता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर किया जाता है। तो नियुक्ति तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, पर इसके लिए जो है एक समिति बनता है, विशेष समिति कहा जाता है जिसे, उसकी सिफारिश पर। तो देखिए इस समिति के अध्यक्ष और सदस्य कौन होते हैं? तो इसके केंद्रीय सूचना आयोग के लिए अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री। और वही जो है राज्य के लिए इस केंद्र के लिए क्या होते हैं? प्रधानमंत्री। और राज्य के लिए मुख्यमंत्री हो जाएंगे। इसके सदस्य लोकसभा के विपक्ष के नेता, और राज्य के लिए जो है विधानमंडल सभा के जो है विपक्ष के नेता, और वही प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री रहता है, और इसमें मुख्यमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय व्यक्ति। तो दोनों का जो है स्ट्रक्चर और ये जो समिति है ये सभी जो है सेम है। अगर केंद्रीय सूचना आयोग को पढ़ लिया तो वो भी जो है आपके लिए सेम दिया गया है। ठीक, तो चलिए इसके लिए हो गया, आपको समिति पता चल गया कौन समिति होते हैं, समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। अब देखिए वर्तमान में जो मुख्य सूचना आयुक्त है उनका नाम क्या है? श्री हीरालाल समरिया। तो श्री हीरालाल समरिया जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, अभी मुख्य सूचना आयुक्त है भारत के। ठीक, चलिए अब अगला देखिए धारा 13। तो धारा 13 में दिया गया है जो सूचना आयुक्त हैं उनकी पदअवधि एवं सेवा की शर्त। तो कोई भी सूचना आयुक्त अपने पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। अर्थात एक बार जो सूचना आयुक्त बन गया है वे दोबारा जो है सूचना आयुक्त नहीं बनेंगे। ठीक, किंतु केंद्रीय सूचना उपायुक्त, जो उप आयुक्त होते हैं वे मुख्य सूचना आयुक्त का पद पर आसीन हो सकते हैं। ठीक, तो जो उप आयुक्त हैं वे जो है क्या हो सकते हैं? सूचना आयुक्त बन सकते हैं, परंतु जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वे दोबारा पुनर्नियुक्त नहीं हो सकते। ठीक, दूसरा देखिए शपथ। तो शपथ राष्ट्रपति के समक्ष लिया जाता है। इस अधिनियम की प्रथम सूची के प्रारूप के अनुसार लिया जाता है। त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। वेतन भत्ते मुख्य सूचना आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान। तो मुख्य सूचना आयुक्त का जो वेतन भत्ता रहेगा वो जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान रहेगा, जो कितना है? 2.5 लाख रुपए है। और वही जो है सूचना आयुक्त का अन्य निर्वाचन आयुक्तों के समान रहता है, जो 2.25 लाख रुपए होता है वेतन और भत्ते। ठीक, उसके बाद चलिए मुख्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना। तो उनको उनके पद से हटाना है तो किस धारा के तहत हटाते हैं? धारा 14 के तहत दिया गया है, उसमें उन्हें कैसे उनके पद से हटाया जा सकता है।
तो इन्हें राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सिद्ध कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक, राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्य को निम्न परिस्थितियों में उसके पद से हटा सकेंगे। तो राष्ट्रपति कैसे हटा सकते हैं? पहला, यदि वह दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, ऐसे अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया गया है जो अनैतिक है। तीसरा, अपने पद में रहते हुए किसी नियोजन में लगा हुआ है। चौथा, राष्ट्रपति की राय में शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है। पांचवा, उसने ऐसे कोई वित्तीय हित अर्जित कर लिया है जो उस पद के लिए प्रतिकूल है। तो इन आधारों पर जो है राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है मुख्य सूचना आयुक्त को और किन्हें, सदस्यों को। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए आप जो है अब हम देखेंगे राज्य सूचना आयुक्त। देखिए जैसे हम केंद्र सूचना आयुक्त में पढ़े हैं सेम वैसे ही जो है राज्य सूचना आयोग के लिए है। तो एक बार रीड कर लेते हैं, बस बाकी तो सब समझ गए हैं आप। देखिए सबसे पहले धारा 15 में दिया गया है क्या, राज्य सूचना आयोग, उसका गठन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें भी सेम संरचना रहेगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्त। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा विशेष समिति की सिफारिश पर, और इस समिति में कौन रहेंगे, अध्यक्ष मुख्यमंत्री, सदस्य में विधानसभा के विपक्ष के नेता रहते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक मंत्रिमंडल का सदस्य रहते हैं। ठीक, उसके बाद धारा 16 में सेम दिया गया है पदौती एवं सेवा शर्त, जो इसमें भी सेम रहता है। कोई भी सूचना आयुक्त पद ग्रहण तिथि से 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले आ जाए, अगर कार्यकाल 5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है और 5 वर्ष कंप्लीट होने से पहले अगर उनका उम्र जो है 65 वर्ष हो जाता है तब वो जो है उनका सेवानिवृत्त हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होंगे, किंतु राज्य सूचना उप आयुक्त रहते हैं वो मुख्य सूचना आयुक्त पद आसीन कर सकते हैं। ठीक, शपथ राज्यपाल के समक्ष लेंगे। इस अधिनियम के प्रथम सूची में प्रारूप दिया गया है उसके अनुसार। त्यागपत्र राज्यपाल को देंगे। वेतन भत्ते इसमें मुख्य सूचना आयुक्त का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान रहता है और बाकी सूचना आयुक्तों का जो है मुख्य सचिव के समान वेतन भत्ते रहेंगे। ठीक, चलिए इसमें धारा 17 में क्या दिया गया है, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया तो सेम है जैसे वहां, बस जहां राष्ट्रपति लिखा था वहां आप राज्यपाल लगा दीजिएगा। तो राज्यपाल अगर आदेश देते हैं सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के उपरांत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। राज्यपाल के द्वारा कैसे और हटाया जा सकता है, तो यही सब है, दिवालिया घोषित होने के दोष सिद्ध ठहराए जाने से, अनैतिकता के आधार पर, अगर वो पद में रहते हुए नियोजन में लगे हुए हैं फिर भी, तो राज्यपाल की राय में अगर शारीरिक और मानसिक रूप से अक्षम है तब, उसने कोई भी वित्तीय हित अर्जित कर लिया है जो उस पद से प्रतिकूल है तब, तो इन कंडीशन के आधार पर राज्यपाल भी हटा सकते हैं। चलिए अब यहां दिया गया है धारा 18। तो अब देखेंगे हम धारा 18 में क्या दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है, सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां। तो दोनों सूचना आयोग के लिए है, राज्य और केंद्र दोनों के। तो क्या कार्य और क्या शक्तियां हैं उन्हें देखिए। तो सबसे पहले कार्य, तो इनका कार्य क्या होता है, सूचना प्रदान करना। दूसरा, अपील का सुनवाई करना। सूचना अधिकारियों पर नियंत्रण रखना। आवश्यक होने पर दंडित करना। सूचना के लिए दिशा निर्देश जारी करना। शक्ति है इसके, आयोग को जांच करने की शक्ति प्राप्त है। जांच करने की वही शक्ति प्राप्त है जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्राप्त होता है। ठीक, तो जांच करने के लिए जो सिविल न्यायालय को प्राप्त होता है वो सभी शक्तियां जो है इस आयोग को ही प्राप्त होते हैं। इसके अंतर्गत 5 चीजें आ सकते हैं। सबसे पहले कमीशन का गठन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा जो है समन जारी कर सकते हैं। समन अर्थात जो है न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जो निर्देश जारी किया जाता है, नोटिस दिया जाता है, उसे कहा जाता है समन। तो समन जारी भी कर सकते हैं आयोग। उसके अलावा देखिए साक्ष्य पर बहस कर सकते हैं। दस्तावेज मामले से संबंधित दस्तावेज मांग सकते हैं और अभी अभिलेख मामलों से संबंधित जो है अभिलेख भी मांग सकते हैं। तो इनकी शक्तियां हैं। ठीक, तो अगला देखिए इसमें धारा 29 में दिया गया है राज्य सरकार के कर्तव्य। देखिए इसी धारा 26 के तहत जो है हम इसे अभी पढ़ रहे हैं, जो हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। ये हमारे पीएससी मेंस के सिलेबस में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, आरटीआई एक्ट। तो पीएससी मेंस के सिलेबस के लिए भी अगर आप पढ़ रहे हैं इसे, तो ये वीडियो उसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरटीआई एक्ट जो है आपको मेंस के सिलेबस के पेपर 7, तो पेपर 7 के पार्ट, ठीक, तो पेपर 7 के पार्ट 3 में आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें बहुत सारे अधिनियम दिए हैं, उसमें से आरटीआई एक्ट एक है। ठीक, तो उसी के आधार पे, और देखिए इसके आधार पे हम कह रहे हैं कि धारा 26 में जो है हम वर्तमान में जो अभी पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस में देख रहे हैं, उसका कारण यही है जो राज्य सरकार के कर्तव्य धारा 26 में दिए गए हैं आरटीआई एक्ट के संबंधित। देखिए सूचना के अधिकार का कानून का प्रचार प्रसार करना जो है राज्य सरकार का कर्तव्य होगा। सूचना के अधूर कानून को जो है शिक्षा देना, तो सूचना के अधिकार का कानून है, इसकी शिक्षा देना, तो इसी के कारण हम पढ़ रहे हैं। हमारी शिक्षा देने के लिए जो है हमारे सिलेबस में जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए प्रशिक्षण प्रदान करना, सूचना के अधिकार कानून के संदर्भ में प्रशिक्षण प्रदान करना भी राज्य सरकार का कर्तव्य है। सम्मेलनों का आयोजन करना, सूचना के अधिकार कानून के संदर्भ में महत्वपूर्ण किताबों का प्रकाशन करना तथा अन्य और कार्य भी जो है राज्य सरकार के कर्तव्य होंगे। ठीक, अब इसकी सीमा देखिए, तो इस अधिनियम का सीमा क्या क्या है, तो इसके लिए सीमाएं भी बहुत सारे हैं। जैसे कि देखिए सूचना के लिए आवेदन का अंबार, आवेदनों का अंबार होता है, तो बहुत सारे आवेदन, तो आरटीआई जो है आसानी से किया जा रहा है, इसका जो है बहुत सारे आवेदन पहुंच जाते हैं। ठीक, दूसरा है व्यक्तिगत एवं राजनीतिक हितों को सिद्ध करने के लिए इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। तो देखिए इसमें व्यक्तिगत और राजनीतिक हितों के लिए भी इसका दुरुपयोग किया जा रहा है आरटीआई के माध्यम
से जो है दूसरे के प्रति अपना जो है ग्रहण निकालने के लिए जो है उसके ऊपर आरटीआई दायर करके उनके लिए विरुद्ध करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध अपराध, तो इसके लिए आरटीआई कार्यकर्ता है उनके विरुद्ध अपराध दिया गया, उन्हें दंड दिया जाता है। ठीक, चौथा है दंडात्मक प्रावधान का कम लागू होना। तो दंडात्मक प्रावधान है वो बहुत कम लागू होता है, जिसमें आप देख सकते हैं एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार केवल 2.5% अधिकारी को दंड दिया गया है। तो इतने टोटल अधिकारियों में से 2.5 अधिकारी को ही दंड दिया गया है। तो दंडात्मक प्रावधान कम लागू होना और कम दंड का प्रावधान भी दिया है। इसमें दंड का प्रावधान भी कम दिया गया है, जिसमें अधिकतम 25,000 रुपये रखा गया है दंड का प्रावधान। तो ये भी जो है बहुत कम है। तो ये जो है सीमाएं दिखाई देते हैं हमें इसमें जो है लिमिटेशन आरटीआई एक्ट के अंतर्गत। ठीक, अब इसकी विशेषता को भी देखें तो इसके विशेषता भी बहुत सारे हैं आरटीआई एक्ट के। तो देखिए सबसे पहले तो इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) के सब क्लॉज ए के में चरितार्थ करता है। ठीक, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसे चरितार्थ करता है। दूसरा देखिए सरकार पर जन नियंत्रण का माध्यम भी है, ये जनता का नियंत्रण देखने को मिलता है। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। सरकारी क्रियाकलापों में पारदर्शिता लागू होने का माध्यम भी है। भारत विश्व का 12वां देश है जिसमें सूचना के अधिकार को कानूनी स्वरूप दिया गया है। ठीक, तो भारत जो है विश्व का 12वां देश है जहां आरटीआई एक्ट लागू किया गया है। देखिए सबसे पहला देश हम पहले ही चर्चा किए थे स्वीडन, तो स्वीडन में सबसे पहले जो है लागू हुआ था आरटीआई सूचना का अधिकार। देखिए सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 में भी लाया गया था। तो देखिए इस आरटीआई के लिए जो है एक संशोधन विधेयक लाया गया था 2019 में, तो ये अभी पारित हुआ नहीं था, इस कारण जो है ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो एक बार पढ़ लीजिए क्या आया था इस विधेयक में। देखिए हाल ही में लोकसभा में सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। इस विधेयक में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें संशोधन के लिए क्या क्या बिंदु रखे गए थे आप देख सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु संशोधन के तहत इसे परिवर्तित करने के प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो देखिए अब जो है जो 5 वर्ष का कार्यकाल था उसे केंद्र सरकार के निर्धारित अनुसार जो है रखने का इसमें प्रस्ताव किया गया था। नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी। तो ये भी शर्त रखा गया। उसके बाद देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा। तो ये पहले से प्रावधान था कि ऐसे होता है तो घटा दिया जाता है करके, जो अभी भी वर्तमान में होता है। लेकिन जो नया संशोधन के लिए विधेयक लाया गया है उसके अंतर्गत क्या रखा गया था, इस विधेयक के अंतर्गत इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक, तो इसे जो है समाप्त कर दिया गया है। अब जो है दूसरे में रहते हुए भी वेतन ले सकते हैं और ऐसे भी। ठीक, तो दोनों तरीके से। तो ये संशोधन के कुछ बिंदु थे और भी बहुत सारे बिंदु हैं जो इसमें नहीं दिए गए हैं। ठीक, तो यहाँ तक हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ये आपके पीएससी मेंस, अगर आप पीएससी मेंस लिख रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इससे जो है प्रश्न 2 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं मेंस में। ठीक, तो इसके लिए भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एडीओ के एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। तो इसके बाद जो है आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। इसका ग्रामीण विकास का आपको एमसीक्यू पढ़ना है या हम डायरेक्ट जो है आजीविका को स्टार्ट करें। आप जो है कमेंट करके बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग हम जो है स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।